हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने ऊष्मा चैप्टर से लिए हुए हैं और मैंने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक अवश्य देखें। मैंने इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं का क्या होता है? जब वस्तु को गर्म करते हैं तो उनके अणुओं की चाल क्या होती है कि बढ़ जाती है, उनके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा कि उनके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब भी हम किसी भी वस्तु को यदि गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। ठीक, आप इसे याद रखना और कभी कंफ्यूजन में मत जाना। हमेशा क्या होता है, कभी भी किसी भी वस्तु को गर्म करोगे तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिए, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो वो औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। मतलब उसके जो वस्तु है उसका ताप जो हो तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके अणुओं के गतिज औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। यदि अगर हम किसी वस्तु को संपर्क करेंगे तो क्या होता है, ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊष्मा क्या होता है, ये क्या करती है कि अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में जाने लगती है ऊष्मा। तो क्या होगा इसमें, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होने लगती है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि अपेक्षाकृत क्या होता है कि कम ताप वाली वस्तु में प्रवाहित होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 केवल रखना नहीं है, साइंस है, समझ के चलना है। आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आपको समझ के चलना है। साइंस को केवल और केवल रटा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या होगा? यदि यार हम किसी भी वस्तु के ताप में वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा, उसमें ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं, जब गर्म करते हैं तो अणुओं की चाल बढ़ जाती है। यदि यार वस्तु को हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, उसके अणुओं की चाल क्या होगी, घट जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, अणुओं की चाल घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले दिया था रमफोर्ड ने। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। रमफोर्ड जी ने सबसे पहले बताया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और इसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड जी ने दिया था। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? घिसकर वो पिघला दिया था, तो कौन थे वो? डेवी। सबसे पहले डेवी ने क्या किया था कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस करके पिघला दिया था, यानी उनको चिपका दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, तो इसका मान कितना होता है? तो 4186 जूल प्रति
किलो कैलोरी सही है, ये मतलब तीनों सही है, सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, तीनों सही है। यदि यार हम किलो कैलोरी में लेते हैं तो हमारा 4186 आएगा। यदि यार जूल प्रति कैलोरी में लेते हैं तो क्या होगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा, इसलिए सभी सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी। कुछ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, निम्न में से कौन सही है। तो निम्न में से कौन सही है, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। थोड़ा मिस प्रिंट है, W/Q बराबर जे होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, या माइनस नहीं, ये बराबर का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब कुछ पानी लगातार मंथन किया जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो उसमें ऊर्जा में बदल जाती है, इसी वजह से क्या होता है, उसका तापमान बढ़ जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसी वजह से उसका तापमान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है। तो किस कारण से उच्च होता है, क्योंकि बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, उच्च दाब होता है, इसी वजह से क्या होता है कि उसका ताप उच्च होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों। इसका कारण क्या, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का जो जल है वो बाहरी वातावरण से अधिक होता है, इसी वजह से क्या होता है, हैंडपंप का पानी गर्म निकलता है ठंडियों के दिनों में, यानी पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, आईएसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है। तो आईएसआई सिस्टम में तापमान की इकाई केल्विन होती है। वैसे तो ये सभी तापमान की इकाई है, पर लेकिन आईएसआई पद्धति में तापमान की इकाई हमारी क्या होती है, केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दिए, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो ऊष्मा का मात्रक, कैलोरी तो ऊष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, जूल भी ऊष्मा का मात्रक, डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ताप का मात्रक है, ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, ताप का ऐसा ही मात्रक है। तो ताप का ऐसा ही मात्रक, ये रिपीट हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, केल्विन होता है ताप का ऐसा ही मात्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो 1 किलो कैलोरी देखना, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर हमारा होता है, 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल के। तो यदि यार मैं बात करूं 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होगा, 1 किलो कैलोरी, तो वो कितना हो जाएगा, 1000 का मैं गुणा करा दूंगा, यानी 4.2 गुणे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 जूल के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, 4.2 गुणे 10 की पावर 3 जूल के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या दिए, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है। तो क्यों अधिक, किसी भी जलप्रपात में हम देखते हैं तो ऊपर से नीचे का पानी गर्म होता है, क्यों होता है, क्योंकि जब ऊपर से पानी नीचे गिरता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है तो वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, इसी वजह से नीचे का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। आपको रटना नहीं है, केवल ये समझना है कि जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, और वही गतिज ऊर्जा क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, इसी कारण से क्या होता है कि ऊपर से नीचे का पानी गर्म होता है किसी भी जलप्रपात में या झरने में। तो क्या होगा, गिरे हुए जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे हमारा, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि ऊंट क्या करता है, ऊंट अपने शरीर का तापमान बढ़ा लेता है, इसी वजह से उसे गर्मी में अपने आप को राहत महसूस करता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। क्या करता है, वो अपने शरीर का ताप को 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा
लेता है, यानी बढ़ा कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? जब भी हम बर्फ में दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक हमारा घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। उसका गलनांक घट जाता है जब भी बर्फ भी वो एक दूसरे से, यदि बर्फ के दो टुकड़ों को दबाया जाता है, उसमें दाब डाला जाता है, तो वो दोनों क्यों चिपक जाते हैं? इसी वजह से चिपक जाते हैं क्योंकि दाब बढ़ाने से उनका गलनांक घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिए? गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होता है, क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसी वजह से। क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसी वजह से गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ताप युग्म तापमापी हमारा कार्य करता है सीबेक के सिद्धांत पर, सीबेक के प्रभाव पर लिखा है, सीबेक के सिद्धांत पर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। सीबेक के सिद्धांत पर तापमापी ताप युग्म काम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया? अत्यधिक ऊंचे तापों को मापा जाता है। तो अत्यधिक ऊंचे तापमापों को किससे मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से। इसी को हम बोलते हैं पायरोमीटर। ये जो दिए पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी, इसी को हम बोलते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर कहा जाता है इसी को, पायरोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी ये कार्य करता है हमारे स्टीफन के सिद्धांत पर या स्टीफन के नियम पर, क्योंकि इसमें बहुत हाई टेम्परेचर नापा जाता है, यानी स्टीफन के नियम पर यह कार्य करता है पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या? दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी से मापा जाता है? तो किस तापमापी से मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, जब भी हाई टेम्परेचर की बात होगी तो किस से नापा जाएगा? आप ऐसा याद रखिए कि पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से ही वो नापा जाएगा, तब भी हाई टेम्परेचर की बात होगी। अब यदि बात करें कि इससे कितना अधिक तापमान नापा जाता है, तो इससे हमेशा 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 दिए, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। इसका कारण क्या है? क्यों दी जाती है? क्योंकि एल्कोहल द्रवणांक होता है वो निम्नतर होता है, तो इसीलिए हम उसका प्रयोग करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान नापा जाता है? मैंने अभी बताया 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मापा जाता है विकिरण पायरोमीटर से, उसी को हम बोलते हैं पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 27 क्या दिए? थर्मोकपल डॉट दिए द्वारा बनाया जाता है। तो थर्मोकपल कैसे बनाया जाता है? दो असदृश धातुओं के द्वारा बनाया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दो असदृश धातुओं के द्वारा बनाया जाता है थर्मोकपल। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिए? सूर्य का ताप मापा जाता है। तो सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से नापेंगे, यानी कि पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से पायरोमीटर से नापेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा क्या दिए? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विकिरण तापमापी को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए? निम्न में से कौन सही है? तो निम्न में से कौन सही? तो जब भी फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में संबंध आता है तो क्या होता है? F-32 बटे
9 बराबर C/5 होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। F-32/9 बराबर C/5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्या दिए, सेल्सियस माप क्रम में जल के क्वथनांक और हिमांक के बिंदु। तो जल का क्वथनांक होता है सेल्सियस पैमाने में 100 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस माप क्रम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 तापमान ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप किसे कहा जाता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि यार बात करें कि हमारा उसमें केल्विन में कितना होता है, तो 0 केल्विन होता है हमारा परम शून्य ताप। ये भी कभी आता है केल्विन में पूछता है या सेल्सियस में पूछता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिए, केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप होता है। तो केल्विन मान में कितना होता है, 310 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सर करेक्ट होगा। 310 केल्विन होता है मानव शरीर का समान तापमान। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या दिए, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होते हैं। तो हमारे -40 डिग्री पर हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना तापमान दोनों बराबर होते हैं -40 डिग्री पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 हमारी न्यूनतम संभव ताप कितना होता है। तो परम शून्य ताप ही हमारा न्यूनतम संभव ताप होता है। वो अब विकल्प में केल्विन में दे सकता है, ये तो सेंटीग्रेड में भी दे सकता है। तो इसमें सेंटीग्रेड में दिए तो 273 -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यदि यार केल्विन में देता तो 0 केल्विन हो जाता, क्योंकि न्यूनतम संभव ताप हमारा परम शून्य तापमान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान कितना होगा। तो सेल्सियस पैमाने पर उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यदि अगर आप F-32/9 बराबर C/5 करेंगे तो C का मान 100 निकल के आएगा। मैंने 212 जैसे F की जगह रखा, 212 में यदि यार मैं 32 घटा दूंगा तो मेरा कितना निकल के आएगा, 180, और 180/9 करूंगा बराबर C/5 दी है। तो मैंने जब 9 से इसे विभाजित किया तो 9 दूना 18, यानी 20 आया। 20 को गुणा 5 से कराऊंगा तो 20 पंचे 100 आ जाएगा, यानी C बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा जब इसे निकालेंगे। तो इसका क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर यह होता है। तो सेल्सियस पैमाने पर यदि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो किसके बराबर होता है, 32 के बराबर होता है। 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे इसी से निकाल सकते हैं, F-32/9 करेंगे जब इनके बीच में जो संबंध होता है C/5 निकल के आ जाएगा। आप 0 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर रख दीजिए, आपका मान सेल्सियस में निकल के आएगा 32 डिग्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 38 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर मानव शरीर का समान तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम होगा तो कितना होता है, मानव तापमान का डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान कितना होता है, 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसे हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। होता कितना है, 36.89 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। इसे भी आप निकालेंगे तो उसी संबंध से निकलेगा, F-32/9 बराबर C/5 करेंगे तो आपका निकल के आए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 के दिए, नंबर 39 है, फ़ारेनहाइट माप क्रम पर समान वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट पर बात कर रहा है, तो फ़ारेनहाइट पर हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है क्वथनांक बिंदु। यदि यार क्वथनांक बिंदु की बात करें तो क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब इसके
आगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दी, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मसूरी में जल का क्वथनांक, वो जल का तापमान कितना होगा। तो जब दिल्ली में 100 है तो वहाँ पे क्या है, वो दिल्ली से ज़्यादा ठंडा है, इसलिए वहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा, कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो ये रहे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, जो मैंने भौतिक विज्ञान के ऊष्मा टॉपिक से लिए हुए थे। अब यदि यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके की वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, जो मैंने पिछले वीडियो अपलोड किए वो सारे वीडियो देखिए। आपको इससे हर पेपर में, एग्ज़ाम में हल करने में सुविधा मिलेगी, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बार बार पेपरों में रिवाइज हो रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, बताइए, नमस्कार।